तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वर्क के बारे में कि वर्क क्या है, फिर पावर और एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो, वर्क का मतलब क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m है और इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग कोई फोर्स, अभी तो फिलहाल ऐसा ना लगा के हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं पहले, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने कोई ऐसा फोर्स लगा दिया इस तरीके का, और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ गया। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लेट अस सपोज कुछ d के बराबर है। तो ऐसे में बेटा वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर आप इसी फोर्स को किसी एंगल पर लगा दो, इस तरीके का फोर्स लगा दिया जाए, ठीक, ऐसा फोर्स लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट बोलो बढ़ेगा तो आगे ही। बोलो भाई, अगर मैं इस तरह का फोर्स लगा भी देता हूं तो क्या ऑब्जेक्ट ऐसे उड़ जाएगा? नहीं, तो भी ये कुछ आगे मूव करेगा। मान लो ऑब्जेक्ट मूव करके यहां कहीं डी डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, लेकिन इस बार क्योंकि फोर्स जो है वो किसी एंगल थीटा पर था, तो इस बार हमें फोर्स का क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट। फोर्स का हम लोग करेंगे कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट फोर्स का इधर की तरफ होगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट फोर्स का इधर कहीं होगा, दैट इज एफ साइन थीटा। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई वर्क की वैल्यू बताइए कि अब कितना वर्क हुआ, तो दिस टाइम वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी। क्लियर है? तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क डन। क्लियर? सो वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जरा सोचिएगा, अगर दोनों वेक्टर्स यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बेटा 0 डिग्री है, अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 कितना होगा? cos थीटा इन दिस सिचुएशन विल बी 1। तो बेटा वर्क की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी F इंटू डी। ये वाला केस है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वर्क। लेकिन अगर ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, उनके बीच में कुछ एंगल हो, तब फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो जरा सोचिए, अगर यही एंगल आपका 90 हो जाए तब बेटा कॉस 90 कितना होगा? 0। कॉस 90 0 होगा तो इस सिचुएशन में वर्क कितना होगा? 0। इसका मतलब अगर कोई कूली अपने सर पर कोई बैग टांग करके ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक, तो जो बैग उसने टांगा होगा उसका वेट किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना है? 90। वर्क डन कितना है? 0। ठीक, तो उस कंडीशन में वर्क हो गया 0। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के केस में जरा सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होगी और जो नेट फोर्स इसके ऊपर रहा होगा, बोलो सेंटर की तरफ रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? जिधर वेलोसिटी रही होगी क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी होता है? तो ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का हुआ और ये डायरेक्शन फोर्स का हुआ। अगेन एंगल कितना है? 90। तो फिर से वर्क डन कितना हुआ? सो वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। क्लियर? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा या वेलोसिटी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। सो वर्क डन विल बी ऑलवेज 0। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, तो जरा एक चीज ऑब्जर्व करिएगा
वर्क एक, सबसे पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन का कोई यहां पे नीड भी नहीं है। वर्क में बी पॉजिटिव ऑल्सो, वर्क आपका पॉजिटिव हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क जीरो भी हो सकता है। बोलो भाई, वर्क में बी पॉजिटिव, वर्क में बी निगेटिव, एज वेल एज वर्क में बी जीरो ऑल्सो। अगर पॉजिटिव वर्क की आपसे बात करें तो जरा सोचो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, अगर ये एंगल एक्यूट है, अगर ये एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो बेटा cos थीटा बोलो पॉजिटिव होगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 कितना होता है? √3/2 cos 45, 1/√2 cos 60। इसका मतलब क्या ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है? मतलब जब एंगल एक्यूट होता है तो cos थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी कितना होगा? दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। तो वर्क पॉजिटिव होता है अगर एंगल कितना हो? 0 से 90 के बीच में हो। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, अगर यही एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज का मतलब ये अगर 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, इन दैट सिचुएशन जरा सोचो cos थीटा कैसा होगा? लेस देन 0। जैसे cos 180 कितना होता है? -1/2। बोलो यार, cos 180 मतलब, सॉरी cos 120 मतलब cos 180 - 60। मैं वैल्यू निकाल दिखा रहा हूं आपको। अगर cos 120 निकालना है तो उसको ऐसे ही तो लिखते हो, cos 180 - 60। और 180 - 60 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्या ये वैल्यू -cos 60 आएगा? -cos 60 मतलब -1/2। क्लियर है? तो cos 120 की वैल्यू कैसी आ गई? निगेटिव। इसका मतलब अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो cos थीटा निगेटिव होगा, और ऐसे में वर्क डन भी निगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। क्लियर? और ये वाला सिचुएशन तो आप जानते ही हो कि अगर एंगल आपका राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो तो उस सिचुएशन में cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, हेंस वर्क डन विल बी ऑल्सो 0। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क होता है वो हमेशा कैसा होता है? दैट इज 0। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो इसमें तो बताओ भाई। ठीक, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ डिस्कशन यहां पे हम लोग और करते हैं कि वर्क दो तरह के फोर्स की वजह से हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स बेटा कांस्टेंट भी हो सकता है और वो फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। दोनों केसेस में वर्क को निकालने का जो तरीका है वो कुछ अलग होगा। कांस्टेंट फोर्स के केस में अलग है और वेरिएबल के केस में याद करो इंटीग्रेशन की बात की जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर वर्क आपसे पूछा जाएगा तो बोलो फॉर्मूला ये होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, सिंपल एफ डी कॉस थीटा। क्लियर? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और हम लोग इस ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट P से, और P का कोऑर्डिनेट है मान लो 3,4, वहां से हम लोग इसको किसी Q पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है लेट अस सपोज 6,-2। ऐसा आपसे मैं कहूं बेटा वर्क डन बताओ,
सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आसान क्वेश्चन होता, मैं आपसे बोलता कि 4 न्यूटन का फोर्स है और उसको हमने 2 मीटर खींच दिया, बताओ वर्क कितना हुआ? 8, 4 इंटू 2। ठीक, मैं आपसे बोलूं 4 न्यूटन का फोर्स है और वो 60 डिग्री पे लग रहा है और अब हमने 2 मीटर खींच दिया, अब वर्क बताओ। एफ डी कॉस 60, कॉस 60 1/2 यानी 8/2 यानी कि 4 जूल। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो तो आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ये इसमें हल्का सा आसान ये भी है, लेकिन इसमें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेक्टर यूज हो गया है ना। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि भाई ये फोर्स है और इधर से इधर हम ऑब्जेक्ट को लेकर के गए, क्लियर, तो वर्क हमें निकालना है। बताओ भाई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर हम लोग पॉइंट P से पॉइंट Q तक लेकर जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट Q है मान लो, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है 3,4 और Q का है 6,-2, तो P के करस्पॉन्डिंग जरा चेक करिएगा, एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, R1 वेक्टर। बोलो यार, पोजीशन वेक्टर याद है ना, ओरिजिन को पॉइंट से मिलाने वाला वेक्टर। ये कितना होता है, क्या लिखेंगे इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3i कैप प्लस, और Q पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज R2 वेक्टर, उसकी वैल्यू। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, क्योंकि जो वर्क होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बेटा डिस्प्लेसमेंट जरा मुझे बताओ, अगर P से Q की तरफ लेकर गए तो क्या डिस्प्लेसमेंट ये PQ हो गया? PQ की वैल्यू अगर हमें चाहिए, ये PQ वेक्टर अगर हमको चाहिए, तो क्या ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है? याद करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पढ़ा चुके हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, तो PQ वेक्टर जो होगा दैट विल बी R2 माइनस, और अगर R2 माइनस R1 करेंगे तो हम यहां से निकाल सकते हैं भाई 6i कैप माइनस 3i कैप। बोलो यार, सो दैट इज, ठीक है, माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो कितना आएगा? क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है? किसी को डाउट हो पूछ लो भाई, बताओ भाई। बेटा दिस -2 -4 कितना आएगा? -6। सही है। देखो आप लोग डायरेक्ट मत करना, कभी भी आएगा आप लिखो, एक एक चीज लिख दो, 6i कैप माइनस 2j कैप, फिर -3i कैप प्लस 4j कैप, एक स्टेप भले लिख लो, कम से कम गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये आ गया हमारा फोर्स वेक्टर। इस फोर्स वेक्टर को पहले ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है? कोई भी फोर्स कांस्टेंट तब होता है जब उसमें कोई वेरिएबल ना हो। यहां पर 2i कैप प्लस 3j कैप, क्या इसमें कोई वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब x, y, z, r, p, ऐसा कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो ये फोर्स कैसा हुआ? कांस्टेंट फोर्स। क्लियर है? अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो फिर मेथड बोलो यही वाला होगा, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो यहां मैं लिख रहा हूं वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर। फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? बेटा डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा? 6। बोलो यार, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12 जूल। तो ये तो हो गया वर्क डन बाई एनी कांस्टेंट फोर्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज वर्क डन
बाई अ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो हमारा मेथड इससे थोड़ा सा अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं किसी आसान क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले किसी स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग का क्वेश्चन मैंने करवाया अभी तक आपको? कोई नहीं करवाया ना? स्प्रिंग नहीं करवाया। देखो किसी भी स्प्रिंग का नेचर ये होता है, अगर ऐसा स्प्रिंग है तो जरा सोचो, स्प्रिंग का नेचर ये होता है कि उसको अगर खींचेंगे तो स्प्रिंग किधर जाना चाहता है? अंदर। अगर दबाएंगे तब बाहर। मतलब स्प्रिंग हमेशा हमारे वर्क का क्या करेगा? अपोज करेगा। हमारे अप्लाइड फोर्स का हमेशा ये अपोज करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यानी स्प्रिंग का जो फोर्स है वो माइनस एक्स प्रोपोर्शनल है, जिसमें निगेटिव यानी कि माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ये माइनस ये शो कर रहा है कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगा। ठीक है, ये एक्स क्या होता है? दिस एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन। एक्स का मतलब इलोंगेशन और कंप्रेशन, मतलब आपने स्प्रिंग को कितना खींच दिया या उसको आपने कितना दबा दिया। 10 सेंटीमीटर लेंथ का मान लो स्प्रिंग था, उसको खींच के हमने 13 सेंटीमीटर कर दिया, तो एक्स कितना हुआ? 3। 10 सेंटीमीटर का था, उसको दबा के लेंथ अभी 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो एक्स कितना हुआ? 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसका मतलब यहां पे मतलब हमें किससे है? इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन से। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बताओ पहले। तो किसी भी स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है? F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या यहां पर एक कांस्टेंट आएगा? तो वो कांस्टेंट होता है K। तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें ये K होता है, ये K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या होता है? दिस K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग का कांस्टेंट है K, जो स्प्रिंग के लिए आपको गिवन होगा। अलग अलग क्वेश्चन में K की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि स्प्रिंग कितना रिजिड है या कितना सॉफ्ट है। स्प्रिंग ऐसी चीज है जो आपके मोबाइल कह रहे हैं, आपके पेन से लेकर कार के सस्पेंशन तक में स्प्रिंग यूज होता है ना? तो जो पेन होता है, पेन वाला जो एक स्प्रिंग है उसको हाथ से भी दबाव दब सकता है, लेकिन क्या कार वाला जो स्प्रिंग है वो दबेगा हाथ से? नहीं दबेगा। मतलब वो ज्यादा रिजिड है और जो पेन वाला है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। बोलो यार। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा वो स्प्रिंग उतना ज्यादा रिजिड, K की वैल्यू जितनी कम वो स्प्रिंग उतना ज्यादा सॉफ्ट। क्लियर है? फिलहाल ये K स्प्रिंग का कांस्टेंट है जो हमें दिया जाएगा। अब जरा सोचो अगर एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो क्या X की वैल्यू लगातार बढ़ रही है? ठीक है, K तो कांस्टेंट रहेगा। निगेटिव ये शो कर रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का अंदर। मतलब स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा वो किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। क्लियर? लेकिन क्या वो फोर्स बढ़ रहा है? अगर मैं खींचता जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल उसको खींचते जा रहे हैं, तो क्या वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है? और अगर वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता गया तो क्या वो फोर्स कांस्टेंट है? कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। मतलब अगर फोर्स के एक्सप्रेशन में एक्स वाई आर टी इस टाइप का कोई टर्म आ जाए, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। क्लियर? तो ये फोर्स कैसा फोर्स हुआ? वेरिएबल फोर्स हुआ। या ग्रेविटेशन की बात करूं, आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट अगर ये है m1 मास का, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है m2 मास का, और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो r। ठीक? ये दोनों एक दूसरे पे बोलो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो अगर ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं छोड़ दूंगा इन दोनों को फ्रीली, तो क्या ये दोनों ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे? अगर ये ऐसे चलते चले जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है r,
वो कम होता जाएगा। अगर वो डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स भी कैसा हो गया, वेरिएबल। सेम चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल ये बताओ क्या वेरिएबल फोर्स को पहचान पाओगे? ठीक, अब जरा सोचिएगा, अगर ये वेरिएबल फोर्स है, अगर ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, तो फिलहाल मैं डेरिवेशन कर रहा हूं स्प्रिंग के लिए। ठीक, स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग के केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखना जरा, किसी स्प्रिंग को खींचने में, मुझे ये निकालना है किसी भी स्प्रिंग को खींचने में हमने कितना वर्क कर दिया। ठीक, मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया कि ये स्प्रिंग है और इसको हम 10 सेंटीमीटर खींचने वाले हैं, इसकी अपनी नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा खींचने वाले हैं, 10 सेंटीमीटर, और आपसे बोलेंगे बेटा बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस बार फोर्स ऐसा तो है नहीं, ऐसा होता तो हम सीधे सीधे लगा देते भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, लेकिन फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इस बार हम सीधे सीधे नहीं लगा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे। जब कोई काम एक बार में नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। लेट अस सपोज हमने स्प्रिंग को सिर्फ dx डिस्टेंस खींचा, कितना खींचा, dx, तो जो वर्क होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, दैट वर्क इज dw, वो वर्क कितना होगा, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज f इनटू dx। तो जरा चेक करिएगा, dw इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, -kx इंटू dx। अब इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट। पहला काम होता है छोटा सा एलिमेंट मानना। ठीक, छोटा सा एक एलिमेंट मानकर हमने वर्क निकाल लिया। ठीक है, अभी हमको टोटल 10 सेंटीमीटर तक खींचना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। सही है, यहां पर इंटीग्रेशन देखो, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w माइनस के कांस्टेंट था बाहर आया, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। तो हमको ये मिल गया कि भाई हमें कितना वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा, तो हमको वर्क करना पड़ेगा -kx स्क्वायर के, -kx स्क्वायर बाई 2 के बराबर। क्लियर है? ठीक, अब ये वर्क निगेटिव क्यों आया, वर्क निगेटिव पहली बात इस चक्कर में आया है क्योंकि ये निगेटिव साइन पहले से था। बोलो यार, ये निगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा था। ठीक, वर्क का निगेटिव होना ये शो करता है कि ये वर्क किसको करना पड़ेगा, हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स को ये वर्क करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी घटेगी। भाई अगर मैंने वर्क किया है तो मेरी एनर्जी घटेगी, कम होगी ना। ठीक, तो फिलहाल ये माइनस यही शो कर रहा है कि दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? और जितना वर्क हम लोग किसी सिस्टम पर करते हैं वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो किसी भी खिंची हुई स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होती है, हाफ kx स्क्वायर। क्या ये बात कुछ समझ में आई? बोलो यार, जितना वर्क हम लोग किसी सिस्टम पर करते हैं वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, तो वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो सकता है, यही वर्क आपका किसी वेरिएबल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। और देखो मैं आपको एक केस और पढ़ा रहा हूं। आप सबने क्लास 10th में अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था क्या? 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। देखो अगर कोई चार्ज Q है, अगर कोई चार्ज Q है, ठीक है, तो इस Q चार्ज के आसपास इसका अपना बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप सबने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन रटा होगा 10th में, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको रटा दिया गया था। ठीक, अब जरा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो ये 12th का कॉन्सेप्ट है, 12th का डेरिवेशन है, लेकिन है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जरा चेक करिए,
कोई भी जो चार्ज होता है क्यू चार्ज, उस चार्ज के आसपास का ये जो रीजन है बेटा, इसी को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और डेफिनेशन जरा सोचिए, जो डेफिनेशन आपने बोली अभी, आपने बोला वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब ये कहां पर है अभी, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम वहां से जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट तक लाना चाहते हैं बस। तो हमारा काम क्या है, हम इस वाले चार्ज को वहां से जस्ट इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं। बोलो क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। लेट अस सपोज इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस तक मैं इसको लाना चाहता हूं, इस पोजीशन तक हम लाना चाहते हैं। टारगेट समझ में आ रहा है क्या है हमारा, हमको ये चार्ज यहां से खींचकर यहां तक पहुंचाना है बस। अब एक चीज सोचो, अगर 1 कूलम की जगह हम जनरल बात कर लेते हैं, ठीक, 1 कूलम की जगह हम एक जनरल केस ले लेते हैं एंड लेट अस कंसीडर जो चार्ज है हमारा वो है क्यू नॉट चार्ज। जनरल बात कर लेते तो एक डेरिवेशन भी हो जाएगा इसी बहाने आपका, ठीक। क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं, बाद में वही क्यू नॉट की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, हमारा आ जाएगा भाई, वही तो करना था हमको। क्लियर। अगर एक क्यू नॉट चार्ज को वहां से यहां तक लाना चाहते हो बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कराया हमने, डिस्प्लेसमेंट कितना कराया भाई, ये इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी मतलब बहुत 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 दूर है। क्लियर। वहां से यहां तक ला रहे हो तो ऑब्वियस है बहुत 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 बड़ी डिस्टेंस हम ले आए उसको, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनफाइनाइट। क्लियर। अगर मैं इसको सिंपल फार्मूला लगाऊं कि सर हमको तो एक ही फार्मूला आता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो वर्क भी कितना हुआ, तो पोटेंशियल भी कितना हुआ, इसका मतलब तो 5 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 220 वोल्ट होता ही नहीं है कुछ। बोलो यार भाई, आप सब लोग जानते हो घर में कितना पोटेंशियल आता है, 220 वोल्ट। ट्रेन वेन से आते जाते देखा होगा 22,000 वोल्ट खतरा, अरे लिखा होता है 22,000 वोल्ट, ऐसे करके बना देते खतरा, देखा होगा खंबे उम्बे पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 220 वोल्ट, या कोई चार्जर ले आओ 10 वोल्ट का 20 वोल्ट का, है ना, तो आप तो कहोगे सर इसका मतलब 10 वोल्ट 20 वोल्ट 22,000 वोल्ट या 220 वोल्ट, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तब तो हमेशा वैल्यू पोटेंशियल की कितनी आएगी, इनफाइनाइट। भाई डेफिनेशन ही यही है कि इन्फिनिटी से यहां तक लाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो इनफाइनाइट कराना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब तो पोटेंशियल हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर जरा सोचो, ये वाले चार्ज के पास क्या ये पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा अपने आप। दो सेम टाइप के चार्जेस बोलो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और उनके बीच का जो फोर्स होता है, मैं आपको बता रहा हूं शायद आपको ना पता हो, अगर एक चार्ज है ऐसा क्यू चार्ज और एक कोई चार्ज ये वाला है क्यू नॉट चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो इनके बीच का बेटा जो फोर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला है k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे ये k कांस्टेंट होता है, इसकी अपनी कुछ वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। k एक कांस्टेंट होता है, समझ लो, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्टली ग्रेविटेशन जैसा फॉर्मूला है। अभी जो ग्रेविटेशन में आपने लिखा था, जो आप 9 में पढ़ चुके हो, कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, सेम टाइप का है। कैपिटल G की भी बोलो एक वैल्यू आपको रटा दी गई 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ऐसे ही k की वैल्यू आपको 12th में रटा देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। बोलो यार, तो ये एक फार्मूला होता है। क्लियर। अब जरा सोचो, ये वाले चार्ज के पास क्या ये अपने आप आना चाहेगा, सेम टाइप के चार्ज है, अपने आप नहीं आएगा, मतलब उसको हमें खींच के लाना पड़ेगा। तो मान लो उसको हम इस पॉइंट A से उसको हम खींच के ला ही रहे हैं, A से B तक हम उसको लेकर आए, ठीक, और उसकी डिस्टेंस में इससे मान ले रहा हूं, लेट अस सपोज अभी फिलहाल कितनी है x, इस x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी भाई, x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस चार्ज। क्लियर। और वो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट, और उसको खींच के कहां तक लाना है, r डिस्टेंस तक। बोलो यार, ये x को
इनफाइनाइट से कहां तक लाना है, आर डिस्टेंस तक लाना है। तो जरा सोचो, एक बार में तो हमसे कैलकुलेट हो नहीं रहा था, तो हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया। हमने आपसे कहा बेटा ए से बी तक का वर्क निकाल लो, ठीक। जब ए से बी तक का ये छोटा सा वर्क आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो जरा सोचो, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क होगा, क्या वो डी डब्ल्यू होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। बोलो यार, वो एफ डॉट आर होता है ना, तो एफ डी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा भी तो देखना पड़ेगा कितना है। जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट किधर कराया हमने, डिस्प्लेसमेंट किधर कराया हमने, लेफ्ट में, लेफ्ट में ला रहे हैं ना। और फोर्स किधर लगेगा, क्या ये वाला चार्ज इस वाले को रिपेल करेगा, तो फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट आप कराए इधर, तो एंगल कितना हुआ, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, फोर्स की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर ना, अभी डिस्टेंस कितना है, x इंटू डी एक्स। सही है। तो यही मेथड है, कौन सा, अगर फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल। ये क्यों हमने लगाया, क्योंकि फोर्स को जरा चेक करो, फोर्स का फॉर्मूला था 1/k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और वो जो डिस्टेंस था r, इनिशियली इनफाइनाइट था, जैसे जैसे पास आएगा बोलो r घटता जाएगा, r घटता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ता जाएगा तो फोर्स कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w। क्लियर। अब जरा सोचिएगा, ये x कहां से कहां तक चेंज करा रहे हैं, इंफिनिटी से r तक। बोलो यार, इंफिनिटी से r तक, ठीक। तो इसको जरा इंटीग्रेट करते, माइनस के क्यू नॉट, ये सब बाहर कांस्टेंट था, अंदर क्या बचा, x की पावर -2 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। क्या आप मुझे इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, x की पावर -2 का, x की पावर -1 अपॉन -1। बोलो ऐसा होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो W की वैल्यू कितनी आई, के क्यू नॉट, x की पावर -1 है, इंफिनिटी से लेके r तक। x की पावर -1 का मतलब क्या, 1/x होता है। लिमिट अगर मैं लगाऊंगा तो क्या ये 1/r माइनस 1/इंफिनिटी होगा, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0। तो वर्क कितना आया, इट इज के क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपॉन r। क्या ये बात समझ में आई। तो वहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, के क्यू नॉट अपॉन r। क्लियर है। अब अगर ये r की वैल्यू हमें पता हो तो हम वैल्यू रख देंगे, अगर हमें पता हो कि हमें 10 सेंटीमीटर तक लाना है तो हम 10 रख देंगे यहां पर। क्लियर है, ठीक। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। फिलहाल हमने आपसे बात किया था पोटेंशियल का, और पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो, यही आपको लिखाया गया होगा, W बाई क्यू नॉट। क्लियर। W हम लोग निकाल ही चुके हैं, के क्यू नॉट बाई R, ये W है, ठीक। क्यू नॉट का और डिवाइड आपने किया तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई के, एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम लोग को पता है, बाकी उसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप 12th में आएंगे। फिलहाल ये पर्टिकुलर डेरिवेशन तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड आपके सिलेबस में है, इसलिए आपसे ये घुमा फिरा के पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। यहां पे देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर चार्ज के बीच का फोर्स हम देखें तो वो फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस अगर चार्ज को उधर से इधर ला रहे हो तो ये डिस्टेंस लगातार
घट रहा है, तो फोर्स उनके बीच का लगातार बढ़ रहा है। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स के लिए मेथड यही है इंटीग्रेशन का। क्या ये मेथड समझ में आया? सेम मेथड हम लोगों ने इसके पहले भी यूज किया था। यहां पर चेक करो, ये छोटा सा इंटीग्रेशन था, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक। इसमें kx का इंटीग्रेशन करना था, k बाहर किया, x का होता है x²/2, सिंपल, ठीक है। उसमें बस फॉर्मूला थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा था, इस वजह से 2-4 लाइन हमको लिखना पड़ा, हमको लिमिट लगानी पड़ी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में यही था कि इन्फिनिटी से यहां तक लाना है। भाई उसमें लाइन पहले से बोल दी है ना कि यहां से यहां लाना है। स्प्रिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहां से वहां खींचना है ना। अगर उसमें भी ये बात बोला जाएगा कि आप 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक खींचो, तो हम भी इसको x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट इसमें हो तो बताओ भाई। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक। आज मैंने आपको सिर्फ वर्क के बारे में बताया है कि वर्क अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तब कैसे निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स होगा तब कैसे निकालेंगे। कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क वैसे भी आसान था, इजी होता है, ठीक। और वेरिएबल फोर्स की वजह से अभी मैं अगली क्लास में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी हम आपको इसमें कराएंगे, जिसमें वेरिएबल फोर्स होगा, वेक्टर के फॉर्म में, IJK के टर्म्स में होगा, लेकिन वो वेरिएबल होगा। क्लियर? ठीक। बंद करो। पैसा आ गया।